हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग इस लेक्चर में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जब भी से इस धरती पर मानव आया है, मानव के मन में हमेशा से ये जिज्ञासा रहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में पता लगाया जाए। और समय समय पर कई विद्वानों ने अपना अपना तथ्य लोगों के सामने रखा, लेकिन जो सबसे तार्किक तथ्य है वो 1749 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कास्ते द बफन। इन्होंने वैज्ञानिक तौर पर तार्किक रूप से कई तथ्यों को रख करके ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद के कई वैज्ञानिकों ने इस पे कई तरह के शोध किए और अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें दो तरह के विचारधारा को मानने वाले वैज्ञानिक हुए, जिसमें से एक विचारधारा था अद्वैतवाद संकल्पना और दूसरा विचारधारा था द्वैतवाद संकल्पना। अद्वैतवाद संकल्पना की विचारधारा को मानने वाले विद्वानों ने यह कहा कि पृथ्वी और सौर मंडल का निर्माण सिर्फ एक तारों से हुआ है। वहीं द्वैतवाद संकल्पना को मानने वाले विद्वानों का यह मानना था कि पृथ्वी और जितना भी सौर मंडल है उसका निर्माण दो तारों से मिलकर के हुआ है। तो जिसकी व्याख्या मैंने यहां लिखा है, अद्वैतवाद संकल्पना का डेफिनेशन हमने लिखा है। देखिए, अद्वैतवाद को पैटर्नल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। पैटर्नल का मतलब होता है पिता, यानी एक पिता से उत्पन्न संतान को पैटर्नल हाइपोथेसिस कहेंगे। क्योंकि इसको पैटर्नल हाइपोथेसिस कहा जाता है क्योंकि इस संकल्पना के तहत पृथ्वी तथा सौर मंडल की उत्पत्ति एक ही वस्तु यानी कि तारों से हुई मानी जाती है। और अद्वैतवाद संकल्पना की विचारधारा को मानने वाले विद्वानों में बफन है, ये वही बफन है, कास्ते द बफन, कॉन्ट, इमैनुअल कॉन्ट, लाप्लास, रॉस और लॉकियर हैं। इनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारों से हुई है। वही बात करें हम द्वैतवाद संकल्पना का, तो द्वैतवाद संकल्पना को हम लोग बाई पैटर्नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। बाई का मतलब होता है दो और पैटर्नल का मतलब होता है पिता, यानी कि अब दो पिता से ग्रह की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसको बाई पैटर्नल हाइपोथेसिस कहा जाता है क्योंकि इस कल्पना में पृथ्वी तथा सौर मंडल की उत्पत्ति दो तारों से हुई मानी जाती है, इसलिए दो का मतलब हो गया बाई, तो दो तारों से हुई है, इसीलिए इसे बाई पैटर्नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस विचारधारा को मानने वालों में चैम्बरलिन, मॉल्टन, रसेल, जेम्स जीन्स, होयल, लिटटन, ऑटो स्मिथ हैं। इन लोगों का जो विचारधारा है, इनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। अब आइए, आपके सामने जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को मैंने बताया है आप लोगों को। अद्वैतवाद संकल्पना में दो, एक कॉन्ट हुए और दूसरा लाप्लास। तो कॉन्ट साहब ने वायव्य राशि की परिकल्पना दी, जिसके तहत इन्होंने पृथ्वी के निर्माण की व्याख्या की। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी। निहारिका का मतलब होता है नेबुला, तो इनका बात काफी अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अद्वैतवाद संकल्पना में कॉन्ट, लाप्लास हो गए और द्वैतवाद संकल्पना में चैम्बर, मोल्टन, जेम्स जीन्स। अच्छा, चैम्बर और मोल्टन ने ग्रहाणु की परिकल्पना दी और इन्होंने ग्रहाणु के हुई पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बताया। वहीं जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना को पृथ्वी की उत्पत्ति का केंद्र बताया। रसेल की द्वैतारक संकल्पना है, जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति द्वैतारकवाद से हुई है। होयल तथा लिंटन ने सुपरनोवा परिकल्पना से पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कहते हैं। ऑटो स्मिथ अंतर तारक धूल परिकल्पना के तहत पृथ्वी की उत्पत्ति को बताते हैं। अब हम एक एक करके आपको कॉन्ट की परिकल्पना, लाप्लास की परिकल्पना को नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। उसके बाद बारी बारी से इन पांचों के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये परिकल्पना क्या है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक परिकल्पना भी है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो पहले हम इन परिकल्पना को समझ लेते हैं और फिर लास्ट में बिग बैंग थ्योरी देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी से कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तारों की उत्पत्ति हुई, ग्रह की उत्पत्ति हुई और उन्हीं ग्रहों में से हमारा एक पृथ्वी था, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते जाएं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग कॉन्ट और लाप्लास के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग इसमें
अद्वैतवाद संकल्पना देखेंगे। अद्वैतवाद संकल्पना और द्वैतवाद संकल्पना दो होता है। इधर मैंने अद्वैतवाद संकल्पना को लिखा है और इस तरफ द्वैतवाद संकल्पना में मैंने लिखा है। तो पहले हम बात करते हैं अद्वैतवाद संकल्पना में कांट की परिकल्पना को और लाप्लास की परिकल्पना को। तो शुरू करते हैं कांट की परिकल्पना से, वायव्य राशि परिकल्पना से। ये क्या था? कांट जर्मनी के दार्शनिक थे जिन्होंने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर अपनी परिकल्पना को प्रदर्शित किया था। इनका मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ कण एक जगह उपस्थित था जो कठोर था, ठोस था और गतिहीन था, उसमें कोई गति नहीं थी। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये कण आपस में एक दूसरे के करीब आए और आपस में करीब आकर के टकराना शुरू किए। टकराने के बाद इनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई और इन जो गतिहीन थे इनमें गति भी आ गई। धीरे धीरे इनमें एक गैस के बादल के रूप में ये कन्वर्ट हो गया और निहारिका यानी कि नेबुला के रूप में ये बदल गया। बाद में यही नेबुला में केंद्रापसरित बल यानी कि केंद्र के बाहर की ओर एक बल लगने लगा और केंद्र की ओर बाहर की ओर बल लगने के क्रम में 9 छल्ले यानी कि 9 रिंग गोल गोल 9 रिंग बाहर हुए और यही 9 रिंग ठंडा होकर के 9 ग्रह के रूप में बन गया। तो यही था कांट का गैसियस हाइपोथेसिस यानी वायव्य राशि परिकल्पना, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। जर्मनी के दार्शनिक कांट ने 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर अपनी परिकल्पना या संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड में आद्य पदार्थ यानी पहले से कुछ पदार्थ यानी कि कण मौजूद था जो कठोर था, ठंडा था, गतिहीन था और चारों तरफ बिखरा हुआ था। आपसी आकर्षण से ये एक दूसरे से टकराने लगे। टकराव के कारण इनमें ताप और गति की शुरुआत हुई, जिससे ये कण वायव्य राशि में परिणत होने लगे। वायव्य मतलब गैसीय फॉर्म में परिणत होने लगे। धीरे धीरे ये गर्म और गतिशील नेबुला में यानी निहारिका में बदल गए, जिसमें केंद्रापसरित बल कार्य कर रहा था। केंद्रापसरित बल का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है। गति तीव्र होने के कारण निहारिका से एक एक कर 9 छल्ले अलग हो गए, जिसके शीतलन से यानी ठंडा होने से ग्रह का निर्माण हुआ और शेष निहारिका सूर्य में बदल गया। यानी 9 छल्ला बनने के बाद जो शेष नेबुला बचा था उससे सूर्य का निर्माण हुआ। ये कांट की परिकल्पना थी। अब आइए बात करते हैं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की। तो लाप्लास साहब फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने 1796 ईस्वी में कांट का जो सिद्धांत था उसी को संशोधित करके बताया और कहा कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक छल्ला निकला और वही छल्ला बाद में 9 टुकड़ों में टूट गया, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ और जो बची हुई निहारिका थी उससे सूर्य का निर्माण हुआ। यानी मैं इसको पढ़ देता हूं। लाप्लास की निहारिका की परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा? फ्रांस के विद्वान लाप्लास ने 1796 में कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए कहा कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक छल्ला बाद में यही 9 छल्ला में विभाजित हो गया। फलस्वरूप 9 ग्रहों का निर्माण हुआ और शेष निहारिका से सूर्य बना। यानी कांट और लाप्लास दोनों एक ही बात करते हैं। कांट कहते हैं कि निहारिका से 9 अलग अलग छल्ला निकला, जो अलग अलग छल्ला 9 ग्रह बन गया और जो बचा हुआ नेबुला था, निहारिका था, उसे सूर्य बना। जबकि लाप्लास उसी को संशोधित करते हुए ये कहते हैं कि उस नेबुला से एक पहले छल्ला निकला और उस एक छल्ला 9 भाग में टूट गया और उससे बाकी का 9 ग्रह का निर्माण हुआ। छल्ला के अलावा जो निहारिका बचा था उससे सूर्य का निर्माण हुआ। तो ये अद्वैतवाद संकल्पना था। यानी इस संकल्पना में एक तारे से ग्रहों के निर्माण की बात की गई है। वहीं द्वैतवाद संकल्पना में 2 तारों से ग्रह की बनने की बात की गई है, जिसमें चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना है। ग्रहाणु का मतलब होता है प्लानेटिज्म, यानी कि ग्रह के रूप में ये टूटेगा। खैर, तो देखते हैं ये जो परिकल्पना है 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। यहां तक अभी तक बात हो रहा था कि नेबुला से हुआ है जो गैसीय फॉर्म में था, लेकिन यहां पर बात करते हैं चैम्बरलिन साहब कि अब यह निहारिका से नहीं हुआ है बल्कि एक ठोस पिंड से हुआ है। ब्रह्मांड में एक विशाल तारा था जो सूर्य के करीब से गुजरा और सूर्य के करीब से गुजरने के पास
उस तारा के आकर्षण शक्ति से सूर्य में असंख्य जो कण थे वो अलग हो गए, जिसे ग्रहाणु कहते हैं। यानी बड़ा तारा जब सूर्य से गुजरा तो उस बड़े तारा के आकर्षण शक्ति से सूर्य का कुछ कण सूर्य से अलग हो गया, उसको कहते हैं ग्रहाणु। और इसी के विखंडन से टूटने से बाकी का ग्रह बना। तो ये था चैंबरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। उसके बाद जेम्स जीन्स और जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना है, यानी कि ट्राइडल हाइपोथेसिस है। ये क्या कहता है, जेम्स जीन्स जो कि ब्रिटेन के विद्वान थे, इन्होंने 1919 में अपना हाइपोथेसिस दिया। उसके बाद जेफरिज साहब ने इनके दिए हुए परिकल्पना को थोड़ा सा और संशोधित करके 1929 ईस्वी में ज्वारीय परिकल्पना फिर से दी, और इन दोनों को मिलाकर ही पढ़ा जाता है। तो पहले जेम्स जीन्स ने क्या किया, इन्होंने कहा कि ग्रह का निर्माण एक बड़ा अन्य तारा जो सूर्य के करीब से गुजरा, और जब वो सूर्य के करीब से गुजरा तो एक सिगार के आकार का एक छल्ला निकला, और उसी छल्ला देखिए, और उसी सिगार के तरह एक फिलामेंट निकला जो बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा, और इसी फिलामेंट से ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ है। यानी मैं इसको जरा पढ़ दूं, इसमें कहा गया है जेम्स जीन्स के अनुसार ग्रह का निर्माण एक अन्य तारा का सूर्य के निकट आने से उसकी ज्वारीय शक्ति का मतलब होता है आकर्षण शक्ति। तो आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक फिलामेंट निकला। देखिए मैंने यहाँ बनाया है सिगार, तो सिगार के आकार का, सिगार होता है सिगरेट का बड़ा रूप होता है, तो सिगार के रूप में एक फिलामेंट निकला जो बाद में टूटकर सूर्य का गोल गोल चक्कर लगाने लगा, और इसी फिलामेंट से ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ है। तो देखिए इस सिगार में दर्शाया गया है कि ये जो बड़ा वाला लाल है ये बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। बृहस्पति ग्रह के बगल में ये काला काला जो आपको डॉट दिख रहा है ये शुक्र ग्रह है, और उसके बगल में मंगल है, मंगल के बाद पृथ्वी है, शुक्र है और बुध है। तो इस तरीका से आपको 8 ग्रहों को यहाँ दिखाया गया है। जैसा कि प्लूटो था तो यहाँ पे प्लूटो भी उस समय दिखाया गया था, लेकिन प्लूटो चूंकि आज ग्रह के रूप में नहीं है, इसको ग्रह के श्रेणी से अलग हटा दिया गया है, इसलिए इस यहाँ पर 8 ग्रह को ही दर्शाया गया है। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। आप नोट्स भी बनाते चले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और बाकी का जो परिकल्पना है इस द्वैतवाद सिद्धांत में 2 के अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। हाँ तो देखिए अभी हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के रसेल की द्वैतारक परिकल्पना के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में इसको बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है जेम्स जीन्स और जेफरिज की परिकल्पना में जो दोष रह गए थे उसको दूर करने के लिए किया गया था। तो उसमें जो दोष रह गया था, जीन्स साहब ये नहीं बता पाए थे कि सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच की दूरी कितना है, और ग्रहों के बीच का जो कोणीय संवेग है, कोणीय आवेग है, वो कैसे निर्धारित होगा, इसके जवाब उन्होंने नहीं दे पाया था। उसी को संशोधित करते हुए रसेल साहब ने द्वैतारक परिकल्पना की। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि सूर्य और सूर्य के अलावा भी 2 अन्य तारा था। एक तारा सूर्य के नजदीक था और दूसरा तारा सूर्य के बहुत दूर था। दूसरा तारा जो सूर्य से बहुत दूर था वो इतना विशाल था, लेकिन फिर भी उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है वो सूर्य तक नहीं था। लेकिन वही जो निकटवर्ती सूर्य के निकट का जो तारा था उसका प्रभाव सूरज पे था, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक किनारा का कुछ भाग जो है वो बाहर चला जाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। वही भाग ठंडा होकर के ग्रह का निर्माण करता है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। यह सिद्धांत जीन्स और जेफरिज की परिकल्पना का संशोधन करती है। रसेल ने इस सिद्धांत में सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी तथा ग्रहों के कोणीय आवेग का निवारण किया। इनके अनुसार सूर्य के निकट 2 तारे थे, एक नजदीक था, दूसरा दूर। इन दोनों तारों के बीच लगभग 65 लाख किलोमीटर की दूरी थी। सूर्य विशाल तारे से दूर था, उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य पर नहीं पड़ी, लेकिन निकटवर्ती तारा से दूरी कम होने के कारण तारा से ज्वारीय शक्ति यानी आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ निकलकर सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे और जो ठंडा होकर के ग्रह बना। ये इनका नियम था। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे होयल वो लिलिटन का अभिनव तारा परिकल्पना सुपरनोवा हाइपोथेसिस था। ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस क्या था? इसके अनुसार
ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं 3 तारों की भूमिका थी। सूर्य, उसका एक साथी, और तीसरा जो काफी उसके नजदीक से आता हुआ एक अन्य तारा था। तो देखिए फिर से मैं पढ़ दूं, इनके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं 3 तारों की भूमिका थी। सूर्य, उसका साथी तारा तथा पास आता हुआ एक अन्य तारा। साथी तारा में विस्फोट हुआ जो ठंडा होकर के ग्रह में बदल गया। तो ऊपर और ये नीचे दोनों के हाइपोथेसिस में बस इतना अंतर है। इस वाले हाइपोथेसिस में रसेल साहब कहते हैं कि सूर्य और उसके निकटवर्ती जो तारा था, तो निकटवर्ती तारा के आकर्षण शक्ति से सूर्य का कुछ भाग बाहर निकला जो ठंडा होकर के ग्रह बना। जबकि होयल साहब ये कहते हैं कि सूर्य के निकटवर्ती जो तारा था उसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद जो कण थे वो एक जगह संगठित हुए और ठंडा होकर के ग्रह का निर्माण किया। तो यही दोनों में बेसिक अंतर है। इसके अलावा एक और है, पांचवा, ऑटो स्मिथ की अंतरा तारक धूल परिकल्पना, जिसको बोलते हैं इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, यानी धूल वाली परिकल्पना थी, जो 1943 में दिया गया था। इसके अनुसार क्या था, इन्होंने ग्रह की उत्पत्ति का कारण धूल कण को माना है। इनके अनुसार जब सूर्य आकाश गंगा के निकट से गुजरा तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ तथा धूल कण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे, और इन्हीं धूल कणों के संगठन होने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यह था ऑटो स्मिथ का धूल परिकल्पना, जिसमें यह मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो धूल से हुआ है। और जो लास्ट में है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, ये अभी सबसे ज्यादा मान्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडल, ग्रह, तारों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा जो आधुनिक सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत है, और यही सबसे ज्यादा मान्य है। तो ये क्या कहता है, ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए किया है। इसके अनुसार जिनसे ब्रह्मांड बना है एक ही स्थान पर स्थित थे, उसका तापमान और घनत्व बहुत अनंत था, उसमें एक भीषण विस्फोट हुआ जो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। इसी विस्फोट को हम लोग बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। आगे विस्फोट के 1 सेकंड से कम समय में भी पूरा ब्रह्मांड बन गया, और आरंभिक 3 मिनट में पहला परमाणु बना, और तब से लेकर के अभी तक ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये अभी तक हो ही रहा है। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत, और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ही पृथ्वी की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, यहाँ तक कि आकाशगंगा और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति में बिग बैंग सिद्धांत का क्या महत्व रहा है, और फिर सीखेंगे कि पृथ्वी पर नए जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और नेक्स्ट स्लाइड में अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके लिए कई विद्वानों ने अपना अलग अलग परिकल्पना दिया था। उसके बाद अभी हम लोग इस वाले लेक्चर में अभी पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम लोग पूरे परिकल्पना को देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति नेबुला से हुई थी, और नेबुला गैसों का एक गोला था, और वो गोला मूव कर रहा था, घूम रहा था। घूमने के कारण वो अपना ऊर्जा खोने लगा, और ऊर्जा खोने के साथ साथ उसका जो बाहरी परत था वो तरल के रूप में बदलने लगा, और तरल के रूप में बदलते बदलते अंततः वो इतना भारी हो गया, उसका बाहर का सारा आवरण भारी हो गया, और भारी होने की वजह से वो टूट गया। टूटने के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, और उन्हीं ग्रहों में से अपनी एक पृथ्वी थी जिसका निर्माण हुआ। अब वो चूंकि वो गैसों का गोला था, टुकड़ा था, तो पृथ्वी भी घूम रही थी अपनी स्थिति में, अक्ष और कक्ष दोनों पे पृथ्वी घूम रही थी, और लगातार घूमने के क्रम में पृथ्वी का जो बाहरी आवरण था वो भी तरल के रूप में बदलने लगा, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो तरल नीचे की ओर आया। नीचे का तापमान, जो कोर का तापमान था, वो काफी गर्म था। जब तरल पदार्थ यानी लिक्विड नीचे आया तो पानी भाप में बदल गया, और भाप बदल करके वो ऊपर आकाश में चला गया, अंतरिक्ष में चला गया। वहां पर फिर टेम्परेचर पा करके वो फिर तरल रूप में बदला, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो फिर नीचे आया। ये प्रक्रिया फिर वाष्प बदल करके ऊपर गया, ऊपर से फिर तरल बदल करके नीचे, और नीचे से फिर भाप बदल के ऊपर। ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक चलती रही, जिसके फलस्वरूप में पृथ्वी के कोर का तापमान कम होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा,
और अंततः जल नीचे आ गया और पृथ्वी का जो बाहरी आवरण था वो ठोस हो गया और तरल नीचे पहुंच गया। नीचे आने के बाद इस तरीका से सागर का निर्माण हुआ और महासागर में पहला जीवन आया 350 करोड़ साल पहले। तो 350 करोड़ साल पहले समुद्र में पहला जीवन आया एक कोशिकीय जीव के रूप में। वो बिल्कुल मुलायम था, लुंज पुंज की अवस्था में था, उसमें कोई हड्डी नहीं पाया गया, इसीलिए वो जो एक कोशिकीय जीव है उसका जीवाश्म, उसका साक्ष्य आज भी उपलब्ध नहीं है। एक कोशिकीय जीव में हम लोग ये कह सकते हैं कि शैवाल का निर्माण हुआ और शैवाल समुद्र में आया और शैवाल जो है चूंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप समुद्र में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। चूंकि नेबुला हाइड्रोजन हीलियम गैसों का था, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का निर्माण जो हो रहा है जल में हुआ है शैवाल के वजह से। इस तरह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी हो गई। फिर एक कोशिकीय जीव में हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया की भी उत्पत्ति हुई होगी, फफूंदी की भी उत्पत्ति हुई होगी, काई की भी उत्पत्ति हुई होगी। तो काई एक तरह का जलीय पौधा है जो नमी वाले स्थानों में होता है। तो इस तरीका से समुद्र में समुद्री पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। एक कोशिकीय जीव आगे जाकर के दो कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ और वो निर्माण क्रम आगे की ओर बढ़ता रहा। आगे की ओर बढ़ने के क्रम में मछलियों का भी निर्माण होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर आपको दिखा दें, मैंने लिखा है कि 350 करोड़ वर्ष पहले एक कोशिकीय जीव जैसे शैवाल, बैक्टीरिया, फफूंद, काई उत्पत्ति की इत्यादि को उत्पन्न हुए। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 50 करोड़ वर्ष पूर्व मछलियां आई, 40 करोड़ वर्ष पूर्व स्थल पर पेड़ पौधे आए, 30 करोड़ वर्ष पूर्व रेंगने वाले जीव जैसे कि रेप्टाइल्स, जिसको रेप्टाइल्स कहा जाता है, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, तो वो सब चीज रेंगने वाले जीव इस समय आते हैं। उसके बाद देखिएगा तुरंत रेंगने वाले जीव के बाद देखिए समुद्री कछुआ भी मैंने लिखा है कि 22 करोड़ वर्ष पूर्व मेढक समुद्री कछुआ का निर्माण होता है, धरती पर आते हैं। 20 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर आया और डायनासोर लगभग 15 करोड़ साल तक, 14-15 करोड़ साल तक धरती पर राज करता है और 6 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर विलुप्त हो गया इस धरती से। 5 करोड़ वर्ष पूर्व छोटे स्तनपायी जैसे कुत्ता, सुअर, चूहा, ये लोग धरती पर आते हैं। उसके बाद 4 करोड़ वर्ष पूर्व खरगोश आता है। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व बिना पूंछ वाले बंदर आते हैं और ये 2.5 करोड़ वर्ष जो है इसको मायोसीन युग कहते हैं। तो मायोसीन युग में प्रथम बार बंदर का आगमन होता है और बिना पूंछ वाले बंदर बनते हैं। अब ये पूंछ वाला बंदर और बिना पूंछ वाला बंदर, तो बिना पूंछ वाला बंदर में भी 2 श्रेणियां हुई, तो जिसमें से एक गोरिल्ला और चिंपैंजी था और उसका दूसरा श्रेणी जो आगे की ओर बढ़ता है उससे मनुष्य का निर्माण होता है। तो देखिए बिना पूंछ वाले बंदर मायोसीन युग में आता है 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद 40 लाख पूर्व रामापिथेकस वंश का प्रथम सदस्य था। अब ये रामापिथेकस क्या है? बिना पूंछ वाले बंदर का क्रम आगे की ओर विकास करते हुए गया। रामापिथेकस वो पहला बंदर था जो पेड़ पर से नीचे धरती पर उतरता है। अब धरती पर वो 2 पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करता है। पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो झुक करके और वो चलता है, खड़ा होने की कोशिश करता है। इस विकास क्रम में रामापिथेकस आगे की ओर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते बंदर की एक और श्रेणी होती है जिसका नाम था जिनजैंथ्रोपस इरेक्टस। जिनजैंथ्रोपस इरेक्टस वो पहला मानव था जो धरती पर नीचे उतर करके अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो रहा था और गर्दन के नीचे तक वो बिल्कुल गर्दन के नीचे तक वो मानव था और गर्दन के ऊपर बंदर था। इसके बाद भी अब उसके जो हाथ थे मानव के सदृश हो गए थे, उसके पैर मानव के सदृश हो गए थे, आंखें जो थी सामने आ गई थी, उसका जो थूथना था वो मानव का आकार ले रहा था। और इसी विकास क्रम में हम लोग देखेंगे कि 50,000 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ देखिए 20 लाख वर्ष पूर्व जिनजैंथ्रोपस इरेक्टस आता है और वो पांव पे खड़ा होता है। पांव पे खड़ा होने के बाद अब वो बंदर 8 से 10 किलोमीटर दूर तक देख सकता था, शिकार देख सकता था, फल देख सकता था, अपनी सुरक्षा कर सकता था। सुंदर सुंदर हथियार बना रहा है, वो पत्थर के हथियार बना रहा था। इसी क्रम में वो और विकास क्रम आगे बढ़ता है 50,000 वर्ष पूर्व, और 50,000 वर्ष पूर्व क्राग मैंगन मानव आता है जिसको हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं। इसका मस्तिष्क बिल्कुल मानव के सदृश हो गया था और ये मानव के सदृश कार्य करने लगा था। ये होमो सेपियंस का जो आप लोग देखिएगा कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पूरे विश्व में ये
फैलता गया, इसका अवशेष हमको हर जगह से प्राप्त होता है और ये पहला मानव होमोसेपियंस कहा गया। इसके बाद के कालक्रम में वहां से वो चर्चा चलती है, उसके बाद हम लोग इस आधुनिक युग तक पहुंचते हैं। तो मैंने एक संक्षेप में आपको ये समझाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति नेबुला से होती है, पहला समुद्र बनता है, समुद्र में पहला जीवन आता है, मछलियां आती हैं और जीवन का विकास क्रम कैसे होता है उसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। यहाँ पर जीवन के विकास के क्रम को संक्षेप में मैंने लिखने का प्रयास किया है। एक बार मैं पढ़ करके आप लोगों को सुना देता हूँ। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति नेबुला से हुई। धीरे धीरे नेबुला ठंडा होकर तरल पदार्थ फिर ठोस पदार्थ में बदल गया। 350 करोड़ वर्ष पूर्व पहला जीवन एक कोशिकीय जीव के रूप में समुद्र में आया। फिर जटिलताओं के साथ बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ। सबसे प्रारंभिक जीव में कोई हड्डी नहीं था, वो मुलायम और लुंज पुंज अवस्था में था, इसलिए उसका कोई भी जीवाश्म नहीं मिलता। धीरे धीरे मछलियां, स्थलीय पौधे, रेंगने वाले जीव, पक्षी और बहुत बाद में स्तनधारी जीव जैसे कि चूहे आदि का जन्म हुआ। फिर प्राइमेट्स यानी बंदरों की उत्पत्ति होती है। विकास की अंतिम कड़ी में 2 पांव पर चलने वाले जंतु और उन्हीं से अंतोगतवा मानव की उत्पत्ति होती है। तो मैंने जो बातें बोली उसको मैंने संक्षेप में यहाँ लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास ये डाटा उपलब्ध हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चैप्टर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपस में मिलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।